सबसे पहले जानते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों, अक्षरों या लिपि चिन्हों, जो वर्ण होते हैं उन्हीं को हम अक्षर भी बोलते हैं और लिपि चिन्ह भी बोलते हैं। इनके सार्थक यानी कि कुछ अर्थ निकलना चाहिए, व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। सार्थक भी हों यानी कि अर्थ के साथ हों, व्यवस्थित क्रम में लगे हुए हों, वर्ण या अक्षर या लिपि चिन्ह, तो उन्हें हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, टोटल 52 वर्ण होते हैं। और इनके यदि भेदों को देखें तो दो प्रकार के वर्ण होते हैं। एक तो होता है स्वर वर्ण जिसको हम वोवल बोलते हैं, और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन वर्ण। चलिए आगे देखते हैं स्वर वर्णों के बारे में। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। मतलब स्वर वर्णों को बोलने के लिए हमें किसी अन्य दूसरे वर्ण या अक्षर की आवश्यकता नहीं होती है। ये स्वतंत्र होते हैं और अपने आप ही उच्चारित होते हैं। इन्हें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है इनके उच्चारण में। इनकी संख्या होती है 11, जो कि इस प्रकार है: आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, और छोटा ऊ, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रेर, ये 2 बार लिख गया है, ए, आए, ओ, आओ। तो इस प्रकार से ये 11 स्वर वर्ण होते हैं। आइए इन स्वर वर्णों के भेदों को जानते हैं कि स्वर वर्ण भी 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि स्वर वर्णों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ह्रस्व स्वर, इसी को हम लघु स्वर भी बोलते हैं, इसी को हम मूल स्वर भी बोलते हैं। यानी कि चाहे ह्रस्व स्वर हो, लघु स्वर हो या मूल स्वर हो, ये एक ही नाम है। और ये 4 होते हैं, गिनती में 4 होते हैं: छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रेर। दूसरा नंबर आता है दीर्घ स्वर का। दीर्घ स्वर को हम गुरु स्वर भी बोलते हैं और संधि स्वर भी बोलते हैं। संधि स्वर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। तो ये आ और ई और ऊ, यानी कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ, 2 स्वरों से मेल करके बनते हैं, इसलिए इनको हम संधि स्वर बोलते हैं। तीसरा नंबर होता है पिलुत स्वर, जो कि ओम। अब ह्रस्व स्वरों की यदि बात करें तो ह्रस्व स्वर कैसे पता चलेगा? तो इनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है। 1 मात्रा जितना समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, और 1 मात्रा से ज़्यादा यानी कि 2 मात्राओं जितना समय लगता है या ह्रस्व से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे उच्चारण करता है आ, ई, उ, री, बहुत जल्दी भूल जाता है, कम समय लगता है। और वहीं पे यदि हम बड़े इनको बोलें दीर्घ स्वरों को, तो आ, ई, उ, ए, आई, थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है। और पिलुत स्वर में क्या होता है? इन दोनों से तिगुना समय लगता है, ह्रस्व से तिगुना और इससे ज़्यादा। तो ओम थोड़ी ज़्यादा देर तक बोला जाता है। तो ह्रस्व स्वर 3 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीर्घ स्वर के भी भेद होते हैं। देखिए दीर्घ स्वर के 2 भेद होते हैं, एक तो मूल दीर्घ स्वर और दूसरा संयुक्त दीर्घ स्वर। तो मूल दीर्घ स्वर होते हैं एक तो बड़ा आ, ई और बड़ा ऊ, और संयुक्त दीर्घ स्वर में होते हैं ए, आए, ओ, आओ। संयुक्त इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि ये 2 स्वरों से मिलकर के बनते हैं। जैसे कि ए को यदि देखें तो ये छोटा आ और छोटी ई मिलकर के तब ए बन जाता है, और इधर आई देखें तो छोटा आ और ए वाला ए मिल करके आई बनाते हैं, फिर छोटा आ और छोटा ऊ मिल करके ओ बनाते हैं, और छोटा आ और इस वाले ओ को मिला करके ये आओ बन जाता है। तो इसलिए 2 स्वरों के मिल से बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। आगे है अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है? अयोगवाहों की संख्या 2 होती है। एक तो होता है अनुस्वार, जिसको हम अंग बोलते हैं, जो बिंदी अंग की बिंदी लगाई जाती है उसे अनुस्वार बोलते हैं। और दूसरा है विसर्ग, जो आहा होता है वो विसर्ग उसका नाम होता है। ये 2 अयोगवाह होते हैं। हालांकि अयोगवाह की श्रेणी में अनुनासिक जो चांद बिंदु होती है वो भी अनुनासिक नाम होता है उसका। तो हालांकि ये अयोगवाह में नहीं आता है, अयोगवाह की संख्या केवल 2 ही होते हैं, लेकिन चांद बिंदु का जो मूल नाम है वो है अनुनासिक। और इसके बाद आता है आगत स्वर, जिसको अ बोलते हैं, जैसे कि ऑफिस, ऑफिस लिखते हैं। तो ये आ
और ओ इसके बीच की ध्वनि है, यानी कि आ और ओ के बीच की ध्वनि है ओ बोलते हैं। ना तो पूरी तरह ओ बोलते हैं, ना पूरी तरह आ बोलते हैं, इसको ओ बोलते हैं। आगे है अब स्वरों के कुछ वर्गीकरण भी है कि जीव प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन से? एक तो अग्रभाग, दूसरा मध्य भाग और तीसरा पश्च भाग। अग्रभाग में देखें तो छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई, ये अग्रभाग से यानी कि जीव के आगे वाले भाग से इनका उच्चारण होता है। मध्य भाग से केवल छोटा आ का उच्चारण होता है और पश्च भाग यानी कि पश्च माने पीछे का भाग, मध्य माने बीच का भाग, तो पीछे जीभ के पीछे वाले हिस्से से बड़ा आ, उ और ओ और आओ, इनका उच्चारण जीभ के पिछले हिस्से से होता है। आगे है कि मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अभी तक इससे पहले था कि जीभ के प्रयोग के आधार पर, और इसके बाद है मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुखाकृति क्या होता है? मुखाकृति ये 4 प्रकार की होती है, यानी कि जो मुखाकृति है मुख की आकृति के अनुसार ये 4 प्रकार के स्वर होते हैं। सबसे पहला होता है समृत स्वर, ई उ ऊ। ये इसके उच्चारण में कम मुख खुलता है, मतलब ये जो स्वर बोले जाते हैं इनके उच्चारण में बहुत कम मात्रा में मुख खोला जाता है, इसलिए इनको समृत स्वर बोलते हैं। समृत माने संकुचित वृत्त, यानी कि छोटे आकार में जो खुलता है मुंह, उसको हम समृत स्वर बोलते हैं। अर्ध समृत स्वर, आध यानी कि इससे थोड़ा ज़्यादा खुलता है। ए और ओ इसके उच्चारण में समृत से थोड़ा अधिक मुख खुलता है, यानी कि इससे थोड़ा ज़्यादा मुख खुलता है, यानी कि मुख खुलने के आधार पर ये वर्गीकरण किया गया है कि इन स्वरों को बोलने में आपका मुंह कितना खुल रहा है। तो ये ये थोड़ा मुंह खुलता है। आप बोल के देखना, उच्चारण करके देखना, इन स्वरों को जब बोलेंगे तो थोड़ा सा मुंह खुलेगा। और यदि इसको हम देखें अर्ध में, इसको थोड़ा ज़्यादा खुलेगा, ए ओ, इनमें थोड़ा इससे ज़्यादा खुलेगा। इसके बाद है विवृत स्वर। विवृत में आ, इसके उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है, सबसे ज़्यादा खुलता है। बोल के देखना, आ, पूरा मुख खुल जाएगा, बब जाएगा। अर्ध विवृत, अविवृत मतलब इससे थोड़ा सा अधिक, यानी कि अर्ध विवृत, अ औ ए औ, विवृत से कम और अर्ध समृत से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि जो विवृत होता है ये विवृत से थोड़ा सा कम खुलता है अर्ध विवृत, क्योंकि इससे आधा मुंह खुलता है इसका, जैसे अ औ आय आओ। तो क्रम देखें यदि आप, तो सबसे कम समृत में खुलता है, सबसे कम समृत में खुलता है, और समृत से ज़्यादा अर्ध समृत में खुलता है, और उसके बाद फिर अर्ध विवृत में खुलता है, और सबसे ज़्यादा मुंह विवृत में खुलता है। बस मुंह खुलने के आधार पर ये वर्ण बोले जाते हैं। आगे है व्यंजन, यानी कि कॉन्सोनेंट्स। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं, उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो जो स्वरों की सहायता से, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, इनको बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी व्यंजन होगा उसमें आ होता है, किसी भी स्वर में किसी भी व्यंजन में आ स्वर लगा हुआ होता है, और बिना स्वर की सहायता से हम व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। मूल व्यंजनों की यदि संख्या की बात करें तो मूल व्यंजनों की संख्या होती है 33, इनकी संख्या 33 होती है। आइए व्यंजनों के समझ लेते हैं। ये सबसे पहला आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इन्हीं को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, इन्हीं को हम उदित व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। अब इनमें का से लेकर के, यानी कि का, कचट, तप, ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये पांचों वर्ग यदि हम पूछें कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। कुल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। स्पर्श व्यंजन 25, कुल व्यंजन 33। अब का वर्ग के जितने भी होते हैं, का, खा, गा, घा, इंगा, हर वर्ग में 5 होता है, तो 5 इसके, 5 इसके, 5 इसके, 5 इसके, 5 इसके, यानी कि टोटल 25 वर्ण हो गए। का वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है। चा वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो तालु होता है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा होता है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है। आप बोल के देख लीजिए, का सीधा गले से आवाज़ निकल रही, चा तालु, यानी कि वायु ऊपर तालु से टकराते हुए आएगी। टा मूर्धा, ठ
ठक ठक ऐसे ठ ठ की आवाज़ आती है, यानी कि मूर्धा में ढक ढक होता है। तो ट वर्ग के मूर्धा से टकराती है आवाज़। और ता वर्ग दांतों को टच करती है वायु, तभी यानी कि दांतों को टच करते हुए, जीभ देखना दांतों से टच होगी, ता था दा, तो जो वायु है दांतों से टकराती हुई जाएगी, इसलिए इसको दंत बोलते हैं, दंत वर्ण बोलते हैं। और पा वर्ग में दोनों के ओंठों को आप टच करे बिना ये वर्ण नहीं बोल पाएंगे। पा फा वा दोनों को टच करेंगे ओंठों को, तभी बोल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अंतहस्त व्यंजन, 4 अंतहस्त व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। या रा ला वा, ये अंतहस्त व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 होती है। सा और हा, ये ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन, ये रा होता है, केवल एक ही होता है, जिसको हम प्रकंपित या फिर लुंठित व्यंजन बोलते हैं। अर्धस्वर 2 होते हैं, एक तो या होता है और एक वा होता है, ये अर्धस्वर कहे जाते हैं। पार्श्विक व्यंजन में ला आता है। पंचमा अक्षर या नासिक वर्ण इनको बोलते हैं, जो कि ङा, णा और अणा, ना और मा, ये 5 पंचमाक्षर के नाम से जाने जाते हैं और इन्हें नासिक वर्ण भी बोलते हैं। आगे है संयुक्त व्यंजन, यदि 2 व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोले जाएं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एक ही स्वर के सहारे, इनकी संख्या 4 होती है। छा देखिए, एक तो का है, एक सा है, दोनों एक ही स्वर, यानी कि आ, इसमें आ लगा हुआ है, तो इस आ से ही दोनों बोले जाते हैं। तो ये 2 स्वर इनके व्यंजनों से मिलकर के बनता है छा, का और सा। तो इसका भी स्वर यही है और इसका भी स्वर यही है, यानी कि दोनों का स्वर आ है केवल। तो इसीलिए कहा है कि एक ही स्वर से 2 व्यंजन उच्चारित हों, वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। त्रा को यदि देखें तो ता और रा, यानी कि ता आधा है और हलंत लगाने से, इसको हलंत बोलते हैं, हलंत लगाने से ये आधा वर्ण हो जाता है। और रा, ता और रा मिलकर के त्रा बनता है। ज्ञा में जा और या मिलता है, इसलिए इसको ज्या बोलते हैं। और स्रा, सा और रा, ये स्रा, इन 2 वर्णों से मिलकर के बनता है। आगे है प्राणवायु के आधार पर या उच्चारण या प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राणवायु कह लो, उच्चारण कह लो या प्रयत्न के आधार पर, तीनों एक ही चीज़ है। प्राणवायु के आधार पर, उच्चारण के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर, यानी कि उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण प्रयत्न करके किया जाता है, उनके आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है। प्राणवायु या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर इनके 2 भेद होते हैं। पहला होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। ये प्राणवायु के आधार पर या प्रयत्न के आधार पर इनको उच्चारित किया जाता है। देखें कौन कौन से हैं। अल्प प्राण में देखते हैं कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प मात्रा में निकले, यानी कि थोड़ी मात्रा में निकले, कम मात्रा में वायु निकले, वायु का निष्कासन कम हो, मुख से वायु कम मात्रा में निकले, तो अल्प प्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, अब प्रत्येक वर्ग का मतलब जैसे का वर्ग का पहला हो गया अक्षर, तीसरा वर्ण खा छोड़ दो गा हो गया तीसरा, और 5वां वर्ण घा छोड़ दो इंगा हो गया। ये 3 वर्ण हो गए इस वर्ग के। अब प्रत्येक का इसी प्रकार चा वर्ग, चा छा छोड़ दो, जा फिर जा छोड़ दो, फिर इंगा। तो ये हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण ये अल्प प्राण कहलाते हैं। अंतहस्त वर्ण यानी कि या, रा, ला और वा, ये भी अल्प प्राण कहलाते हैं। जिसमें हकार जैसी ध्वनि निकलती है, नहीं निकलती, यानी कि हकार जैसी ध्वनि नहीं निकलती, ज़्यादा घर्षित करके ध्वनि नहीं निकलती है, ज़्यादा घर्षण नहीं होता है इनमें, इसलिए ये अल्प प्राण कहे जाते हैं। यानी कि वायु का कम मात्रा में निष्कासन होता है और सभी स्वर भी अल्प प्राण होते हैं। इनके अलावा जो जितने भी स्वर होते हैं वो भी सभी अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। आगे है महाप्राण। जिन व्यंजनों के वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती हो, हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न होती हो, वे महाप्राण कहलाते हैं। इनके देखो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, उसमें पहला, तीसरा, 5वां था, इसमें दूसरा और चौथा है, यानी कि उसमें का अगर छोड़ दें तो खा हो जाएगा ये इसका, गा हो जाएगा अल्प प्राण और घा हो जाएगा ये चौथा वर्ण। तो खा और घा ये महाप्राण है। का, गा और इंगा प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण, दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण, दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण। और ऊष्म व्यंजन,
ऊष्म व्यंजन में 4 होते हैं, सा, सा और हा। ये ऊष्म व्यंजन होते हैं जो कि महाप्राण कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अघोष व्यंजन और दूसरा होता है सघोष व्यंजन। इनको घोष व्यंजन भी बोलते हैं, सघोष को ही घोष बोलते हैं, घोष और अघोष। तो आइए जानते हैं कि अघोष व्यंजन कौन कौन से कहलाते हैं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन यानी कि झंकार, झनकृत, झंझनाहट नहीं होती, उन्हें अघोष व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और तीनों सा, पहला यानी कि का और दूसरा खा, और जो दूसरा वर्ग है चा, तो चा और छा, यानी कि पहला और दूसरा हर वर्ग का 5 वर्ग हैं तो 5 दूना 10 होगा ये। तो का खा यानी कि पहले दूसरे वर्ग और उसमें ये तीनों सा, ये अघोष वर्ण कहलाते हैं। अब है सघोष या घोष वर्ण। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है यानी कि झनकृत होते हैं, उन्हें सघोष या घोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण सभी स्वर अंतःस्थ व्यंजन यानी कि यारा लावा और हा, ये सभी सघोष या फिर घोष। सघोष माना घोष सहित, तो घोष या फिर सघोष, ये दोनों प्रकार के ये इतने प्रकार के ये सघोष व्यंजन होते हैं। आगे है, अब देखते हैं कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, यदि कहा जाए कि सार्थक इकाई, यदि भाषा की छोटी इकाई यानी कि सबसे छोटी इकाई होगी तो वो वर्ण होगी। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होगी। यदि उसमें सार्थक शब्द लग जाए कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है, तब वो शब्द कहलाएगी।